So students, that day we started solvency ratios. Solvency ratios वो होती हैं जो हम बिजनेस की लॉन्ग टर्म solvency को, whether the business is able to pay its long term liabilities, non current liabilities on time or not, long term solvency को show करती है. To what an extent the business is long term solvent. कोई लोन 5 साल के बाद पे करना है, will the business be able to pay that loan? कोई लोन 10 साल के बाद करना है, will the business be able to pay that loan? Means these ratios show us the safety margin of long term lenders. कोई बिजनेस हमें लेंडर जो है वो लोन देना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो ये वाले रेशियोज कैलकुलेट करेगा कि टू व्हाट एन एक्सटेंट द बिजनेस विल बी एबल टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लोन से आफ्टर 4, 5, 6 ईयर और मोर देन 1 ईयर, बिकॉज 1 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है. ठीक, इसमें हमने पढ़ी डेट इक्विटी रेशियो, इसमें हमने पढ़ी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और थर्ड हमने पढ़ी एक प्रोप्राइटरी रेशियो, इसकी हमने सम्स भी डिस्कस कर लिए थे. एक हमने पढ़ी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसका हमने एक सम डिस्कस किया था, दैट वाज सम नंबर 62 डिस्कस किया था, ऐसे ही था, है ना. फाइन. नाउ उसका थोड़ा सा पॉइंट करने वाला पड़ा है. द रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. The formula to calculate interest coverage ratio is, who will tell? Formula देख के मत बताना, देख के ना बताना, ऐसे बता दो माने. Net profit before tax and interest divided by interest on long term borrowings. Net profit before interest and tax divided by interest on long term borrowings, and the answer is in time. How many times are profit covers the interest coverage ratio? Name से ही clear हो रहा है. How many times are profit is covering the interest? 2 times, 3 times, or 5 times, 7 times. Higher the ratio, better for the business. The point here is we need net profit before interest and tax. I am repeating that. ये हमने point पहले किया हुआ है, मैं उसके बाद में पहुंचता हूँ. Net profit before interest and tax. जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक्सपेंस के किस पार्ट में आता है? इफ आई एम क्लियर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक्सपेंसेस में वेरियस एक्सपेंसेस आर देयर. कॉस्ट ऑफ डीजल कंज्यूम्ड है, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंटरी है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस. इसमें से इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग से डिबेंचर से बैंकों में इसका इंटरेस्ट जो है वो किस सब हेड में आता है? संयम. फाइनेंस कॉस्ट. इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आता है. तो टैक्स कहाँ आता है? टैक्स कहाँ आता है, कब आता है? एक्सपेंसेस में इनमें कहीं नहीं आ रहा होगा. इसके कहाँ आता है? मैं हेल्प ही कर रहा हूँ आपकी. यस केतन. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के मतलब बिफोर इंटरेस्ट लगाने के बाद, टैक्स लगाने से पहले, बिफोर टैक्स का आता है. पहले हम जो नेट प्रॉफिट, देखिए यही आंसर है आपका भी. इट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इट मींस पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट, उसके बाद होता है टैक्स माइनस. ऐसे ही है, पहले होता है इंटरेस्ट माइनस, फिर होता है टैक्स माइनस. सीक्वेंस ही है, हम टैक्स को नहीं पहले माइनस कर देते, पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं. तो मैं अगर इसके ऊपर लिख दूं, इट इज सपोज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹100. मैं अगेन वही एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे से अमाउंट वही ले होगी क्योंकि 100 रुपये लेना तो इजी रहता है. और इंटरेस्ट मैंने जो है वो माइनस कर दिया से 20. ये 80 रुपीज कौन सा प्रॉफिट है? दिस वाज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया, 80 रुपीज मेरा आ गया. 80 रुपीज के प्रॉफिट को हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. Profit before tax. Profit before tax. Profit before tax means profit after interest but before tax. This is profit before both interest and tax. Profit before tax is after interest, interest minus हो गया, before tax. अब minus tax नहीं हुआ. We don't write the word after interest. When we say profit before tax, it means it is profit after interest and before tax. I hope I am clear. Till now I am clear. Then we deduct the tax. Suppose tax was 50%, 40 rupees. ये आ गया आपका 40. अब जो ये 40 है, which profit is this? Profit after tax. Profit after tax. This is profit after tax. Now profit after tax
we never say profit after interest and tax. When it is after tax, it means it is interest also deducted. Interest has already been deducted. इसका मतलब ये है, because we know कि interest पहले माइनस होना है, टैक्स माइनस होना है. अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब ये है कि उसमें इंटरेस्ट पहले माइनस किया हुआ है. अगर मैं कहूँ कि मैंने 12th पास करी हुई है, इट मीन्स मैंने 11th भी की हुई है, क्योंकि 11th होनी ही 12th से पहले है. इट फर्दर मीन्स मैंने 10th भी की हुई है. Am I clear or not? मेरी बात समझ आ रही है ना? नो नीड टू से दिस इज प्रॉफिट आफ्टर. मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने 11वीं भी की, मैंने 12वीं भी की, तो मैंने 12वीं की मींस मैंने 11वीं भी की. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मींस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोथ. प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस इट इज आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स. मींस मीन टू से नटशेल में इंटरेस्ट पहले माइनस होता है, टैक्स बाद में माइनस होता है. ऐसे ही है. अगर मेरे को ये दिया हुआ हो तो मेरे को चाहिए क्या बिफोर वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं टैक्स ऐड कर दूंगा, मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा, तो मेरे बिफोर वाली अमाउंट आ जाएगी. जैसा हमने सम नंबर 62 में उसने किया, हमारे पास वहां पे ये अमाउंट थी, हमने अमाउंट्स ऐड कर दी. टिल नाउ एम आई क्लियर? आई होप मैंने 4-5 मिनट लगाए हैं, लेकिन मैंने रिपीट वही किया है सैटरडे वाला. टिल नाउ आई एम क्लियर? ठीक है. मतलब पॉइंट इज, अभी पॉइंट क्या बनेगा सम नंबर 63 में? द पॉइंट इज टैक्स जो है ना, ये आपको परसेंटेज में दिया होगा. पॉइंट ये है 63 सम में, टैक्स इज इन परसेंटेज और प्रॉफिट है हमारे पास आफ्टर टैक्स वाला. बट यू नो वी कैलकुलेट द टैक्स ऑन विच प्रॉफिट? बिफोर टैक्स. बिफोर. ये हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि ये निकलेगा तो ये आएगा. हमें क्लियर और नोट? हमारे पास प्रॉफिट कौन सा है? ये वाला. परसेंटेज ऑफ टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस. हमारे पास ये है, इसको ऐड करेंगे तो ये होगा पॉइंट इज दिस. हल्का से ये पॉइंट है बस, और बाकी सारा कुछ सेम ही है. आई होप आई एम क्लियर. करना कैसे हो बताता हूँ. ठीक है, पॉइंट चल गया पहले, पॉइंट कौन सा है? ठीक, हम सम करते हैं इसको. एक सेकंड देना मेरे. सही में आपने ये पूछा था, आई होप आपको यही प्रॉब्लम थी कि परसेंटेज कहाँ करनी है, कैसे करनी है. पहले तो अमाउंट दी हुई थी, ऐसी सही है. ठीक है, सम पढ़ते हैं बच्चे. ठीक, अभी सम पढ़ते हैं. सम नंबर 63. 63rd sum, he says from the following details calculate interest coverage ratio. Net profit after tax is 7 lakh, 6% debentures are 20 lakh and tax rate is 30%. Net profit after tax is, after tax means profit after interest and tax both. Now what is this 6% debentures? 6% debentures means 6% interest है debentures के ऊपर. इंटरेस्ट कितना बन गया डिवेंचर्स का? 20 लाख का 6%, 1,20,000. 1,20,000 एंड टैक्स रेट इज 30%. अब हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो ये तो आपका 1,20,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ये तो दिया ही हुआ है ना, 20 लाख का 6%. द पॉइंट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये कैसे कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is given, it is rupees 7 lakh plus tax. Tax is 30%. Now जो मिस्टेक आप यहाँ कर सकते हो, 30% इसके ऊपर कैलकुलेट आप नहीं सीधा कर सकते हो, because we calculate percentage of tax on profit before tax, whereas it is profit after tax. इसके ऊपर नहीं हम लगाएंगे. हम क्या करेंगे, टैक्स की परसेंटेज लगाने के लिए हम वो जैसे आप 10th में करते होते थे, लेट इज इक्वल टू एक्स या वाई या जेड करते होते थे, है ना. एक्स इज 30%. 30% ऑन व्हाट? इट इज ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स. Before tax. ये assume कर Before लेते हैं tax. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू एक्स. तो टैक्स इज 30% ऑफ एक्स, और कैन बी से 3x अपॉन 10 चलेगा. ठीक है, ये 30% ऑफ एक्स है ना. तो नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये सही. प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये भी ठीक है.
Getting my point or not? Profit before tax is x minus 3x by 10 is equal to profit after tax, which is 7 lakh. Now 7x upon 10 is equal to 7 lakh. So x is equal to 7 lakh into 10 by 7, that is 10 lakh. 10 lakh. 10 lakh is x1 profit before tax. तो x कितना हो गया 3 लाख प्लस इंटरेस्ट इज 1,20,000, सो 11,20,000 इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम यहाँ पे 11,20,000। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, हम इतना बड़ा नहीं वहां करेंगे, ये सारा कुछ जो है वो हम वहां वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट सो मच टाइम ऑन दैट। हम क्या करेंगे, टैक्स इज 30%, प्रॉफिट से शॉर्टकट निकालते हैं इसका, इट इज it is 30 upon 100 minus 30 into 7 lakh. It is equal to tax. अब देखिए आप, यस, टैक्स इज इक्वल टू, टैक्स इज 30 से R/100 इंटू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसे लगाते हैं हम। 11th का मैं आपको मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट जो है मैं याद करवा रहा हूँ, याद है हम नीचे प्लस माइनस हार करते होते थे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया है कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया, हम प्लस माइनस करते होते थे, वो शॉर्टकट मैं यहाँ ले रहा हूँ। अगर आप एक्स से करोगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप भूल जाओगे, आप सारा कुछ टाइम को वेस्ट करोगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, R/100 इंटू प्रॉफिट बिफोर टैक्स करना था, ये हम कर नहीं सकते, इसकी जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसमें से हम R माइनस कर देंगे, जो R की परसेंटेज है नीचे हम माइनस कर देंगे, या हम एक्स से निकालेंगे। R वाज 30 पर 100 माइनस 30 इंटू, हम फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर ले लेंगे, यहाँ पे हम फार्मूले में ट्विस्ट कर देंगे कि डोंट हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता तो हम R/100 लिखते, अब हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह आफ्टर टैक्स लिखना है। जब भी हम आफ्टर टैक्स लिखेंगे, टैक्स निकालने के नीचे हम R माइनस कर देंगे, यहाँ पे 30 था, 30/100 माइनस 30 इंटू 7 लाख, इट इज 3 लाख, और ये अमाउंट आपकी टैक्स की आएगी, ये अमाउंट सीधी आपकी टैक्स की आ जाएगी। 7 लाख वाज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 3 लाख इज टैक्स अमाउंट, and interest is already calculated 1,20,000. So profit before interest and tax is 11,20,000 divided by interest की amount, that is 1,20,000. तो जब ये आप करोगे कैलकुलेट, इसका आपका आंसर आ जाएगा 8.4 आ जाएगा, 9.3 है इसका, 9.3 है, 9.3 टाइम्स पॉइंट चला। पता आपने करना क्या है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने टाइम बचाना है अपना, तो आपने ये नहीं करना है, आप इससे भी करते हो, प्रॉब्लम कोई नहीं। तो मैंने बताया कि आया कहाँ से है, आया कहाँ से ये मैंने बताया आपको, हम इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा टैक्स यहाँ निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ हो, आपने टैक्स निकालना हो, सिंपल आप नीचे माइनस कर देना, दैट्स ऑल, और सीधा वो टैक्स आएगा, आपका टैक्स आ जाएगा, टैक्स यहाँ पे आप ऐड कर देना, उसके बाद आप इंटरेस्ट ऐड कर देना। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे तो पूछ लीजिए बेटा, देन वी विल मूव फर्दर। और सम नंबर 64 से ही आपका ऐसे हो जाएगा, वहां पर रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40, तो यहाँ हो जाएगा 40/60, 40/100 माइनस 40, दैट इज 40/60 इंटू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपका वो टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। डन। सो नो नीड टू डू दिस। अगर टाइम सेव करना है, गलत नहीं है ये मेथड गलत नहीं है, थोड़ा लंबा जरूर आपके लिए हो जाएगा, बिकॉज जो ये पार्ट डी हम कर रहे हैं ना, ये वाली बुक आपकी, ये आपका टाइम सेव करेगी। ये सम से छोटे होते हैं, इजी होते हैं, ये टाइम सेव करना चाहिए। ऑन एन एवरेज जितना टाइम हम बाकी सम्स को देंगे ना, इन सम्स पे, इस बुक वाले सम पे वो टाइम हमारा सेव होना चाहिए।
सो दैट कि हम ये वाला टाइम बचा हुआ कहीं और लगा सकें, बिकॉज दूसरी बुक के सम्स है वो थोड़े लेंथी हो रहे हैं, ठीक है, ये छोटे होंगे। डन, आई होप आई एम क्लियर। डाउट किसी को हो तो पूछ लो बेटा। चलें आगे, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्वेंसी रेशियोज। तो हमारा हाफ जो है वो चैप्टर ये हो चुका है। आपको याद होगा हमने 4 रेशियोज में मेन क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया था। वन वाज लिक्विडिटी, इसमें करंट क्विक थी, अदरवाइज सॉल्वेंसी हमने अभी फिनिश करी है। इसमें डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट, प्रोप्राइटरी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 4, ठीक है। 2 हमारी होगी रेशियो मेन, थर्ड हमारी रेशियो शुरू हो गई है। थर्ड रेशियो मेन कौन सी थी? मेन क्लासिफिकेशन, यस, बोल दीजिए, बोल दीजिए। एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। Activity ratios also known as efficiency ratios. These are also known as efficiency ratios and turnover ratios. एक ही बात है, efficiency ratios, turnover ratios, एक ही बात है इसी। These ratios show us the efficiency of the business with which the resources of the business are being managed. नेम से क्लियर हो रहा है? एफिशिएंसी रेशियोज है ना, मींस एफिशिएंसी बताएंगे विद विच द बिजनेस इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। डन, करें शुरू, ठीक। इसमें जो रेशियोज आपकी आएंगी, इसमें जो रेशियोज हैं, एक है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक है आपकी, बाकी लिख लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। थर्ड इसमें है आपकी ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। और लास्ट है आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सभी में टर्नओवर है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 4 रेशियो मैंने बोली है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ये 4 रेशियो जो है इसका पार्ट है। पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें सारी रेशियोज का आंसर टाइम्स में आएगा, और ये रेशियोज हम, जैसे मैंने पहले कहा, कैलकुलेट करती हैं एफिशिएंसी विद विच द बिजनेस इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। इन्वेंट्री आपको पता है ये होती है, इन्वेंट्री होती है स्टॉक, है ना, एंड स्टॉक ऑफ ऑल द थिंग्स, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, सबकी, ठीक। इसका जो फार्मूला है मींस इट एस्टेब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन CORFO, व्हाट इज CORFO, व्हाट इज CORFO? Cost of goods, कॉस्ट cost of revenue from operation. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम 11th में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते होते थे, मींस कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स व्हिच हैव बीन सोल्ड। दिस इज नॉट द परचेज प्राइस, it is not only the purchase price is included in this cost of goods sold, expenses वगैरह डायरेक्ट ऐड करने के बाद, ओवर एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, cost of CORFO upon average inventory, the answer will be in times। जैसे मैंने पहले कहा, एक्टिविटी रेशियोज की सारी रेशियोज का जो आंसर है वो टाइम्स में आएगा। डन, so CORFO upon average inventory is the formula, and this ratio tells us how many times the inventory on an average has been rotated, rotated मतलब has been converted into sales। how many times on an average during a year the inventory has been rotated or that is converted into sales। again, higher the ratio better for the business, बट टू हाई रेशियो जो है दैट शोज द इनएफिशिएंसी। ये हम बाद में बात करेंगे, है ना। अगर सपोज CORFO है आपकी से 5 है और एवरेज इन्वेंट्री आपकी है 50,000, इट मींस द आंसर इज 10 टाइम्स। नाउ 10 टाइम्स का मतलब क्या है? 10 टाइम्स ऑन एन एवरेज द इन्वेंट्री हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल्स। जितना हम एवरेज इन्वेंट्री होल्ड करते हैं अपने पास, वो 10 बार ही सेल हुई है।
हम 50,000 रुपए की इन्वेंट्री अपने पास होल्ड रख रहे थे ऑन एन एवरेज, फाइन, और उसको उससे 50,000 की इन्वेंट्री से हमने 10 बारी सेल कर दी। हमने सेल करी, कैश आया, हमने इन्वेंट्री और बना ली, फिर कैश आया हमने और बना ली, फिर कैश आया हमने और बना ली। मीन्स 50,000 की इन्वेंट्री हम होल्ड करते रहे अपने पास, पैसा आता रहा, हम आगे भी बढ़ाते रहे, फिर सेल करते रहे, फिर पैसा आता रहा, हमने उसको 10 बार टर्नओवर कर लिया, 10 बार रोटेट कर लिया। मीन हमने इसको साल में 10 बार सेल में कन्वर्ट कर लिया। It shows us the number of times the average inventory has been converted into sales. Done 10 times. Now how to calculate CORF? कौन सा फार्मूला याद है आपको CORF? जो आपको फार्मूला याद है CORF का, वो कौन सा है? यस्मीन? So sales minus gross profit. हम सेल को ना 12th में सेल नहीं बोलेंगे, अब हम RF को बोलेंगे। यस्मीन ठीक है? हाँ, सेल हमारा 11th में था, हम RF को और CORF को ये बोलेंगे, टर्म जो हमारे पास है। ठीक, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इट इज RF को माइनस ग्रोस प्रॉफिट। और कोई फार्मूला हिना? So वो opening inventory plus purchases plus direct expenses minus closing stock, closing inventory. एक ये फार्मूला, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस, विच परचेजेस, इसके साथ ऐड करो कुछ, आप कौन सी परचेजेस? Net purchases. नेट परचेजेस, वेरी गुड। इट इज नेट परचेजेस व्हिच मींस रिटर्न से माइनस करने के बाद। ठीक, एक ये हो गया। और कोई फार्मूला भी आता है, मैंने लिखवाया भी था शायद, मुझे लगता है लिखवाया था मैंने कि नहीं लिखवाया था एक फार्मूला, जो मैंने कहा था स्टेटमेंट ऑफ P&L से बनता है। यस बोल दो, यस तो बोल दो। नहीं याद? हेल्प करूं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखवाया था, लिखवाया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की आपकी स्टेटमेंट ऑफ P&L में आइटम नंबर 1 है एक्सपेंसेस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, याद आ रहा है? प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये थर्ड आइटम थी, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम ऑफ एक्सपेंस साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। आई होप आई एम क्लियर। हाँ ना, फर्स्ट आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंजेस इन इन्वेंटरी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये चार, ये 3 फार्मूले हैं आपके जो CORF को कैलकुलेट करने के हैं। और अगर यहाँ हमने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया है, अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस हो तो क्या करेंगे? Plus. प्लस। मींस एक और फार्मूला बन गया ना, एक और बन गया ना, इट इज RF को माइनस GP, सेकंड इज RF को प्लस ग्रॉस लॉस, एक हो गया ये और एक हो गया ये, 4 फार्मूले। ठीक, एंड नाउ व्हाट अबाउट एवरेज इन्वेंटरी? एवरेज इन्वेंटरी इज द इन्वेंटरी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एवरेज, मींस इट इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। डन? एनी डिफिकल्टी इन फार्मूला? लर्न तो करना पड़ेगा, बट स्टिल देयर इज अ लॉजिक, है ना? इसका भी लॉजिक है, इसका भी है, ये तो आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L से मिल जाएगा। Done, and the answer will be in times, and again I am repeating, it shows us the number of times on an average the stock has been rotated or converted into sales। तो इसमें हम क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, जो आप ऐसे ही 66 क्वेश्चन देखना, ऐसे ही देखो 66। From the following details, calculate inventory turnover ratio. CORF is given, inventory in the beginning is given, and inventory at the end is given. But do we need CORF for average inventory? वो हमारे पास है CORF को एवरेज निकालने के लिए। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करिए तो कितनी आती है? 125 प्लस 175,000 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितनी आ रही है? कौन लिख के कर रहा है? क्या लिख के करके दिखाओ। 1,50,000। 1.5. 1,50,000. 150। तो आपकी CORF होती है 450 अपॉन 150 3 टाइम्स। बनना है आंसर, बस इसे कैलकुलेट करके दिखा देना है आपको।
आपने ऐसे लिख के नहीं आना, इट इज नॉट अ वन मार्कर हियर। अगर वन मार्कर लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर चाहिए। उसने कहा है कैलकुलेट करो, तो पहले फार्मूला लिखो, फिर वैल्यूज पुट करो, इसकी वैल्यू दिखाओ एवरेज कैसे आई है प्लस माइनस करके, फिर आप आंसर लिखो दोस्तों। ठीक है, इसके सम्स और बाकी के रेशियोज हम कल डिस्कस करेंगे। एंड असाइनमेंट आपके पास है, वो तो आप कर ही रहे हो ना, जो 20 सम्स मैंने दिए थे आपको, डाल दिए हैं ना ग्रुप में। असाइनमेंट की 20 सम्स डाल दिए हुए हैं ग्रुप में। वो टाइम क्या है इसका, कब तक सबमिट करनी है? Wednesday. Wednesday. 12. Yes, day 12 after of tomorrow, Wednesday 28th up to 12. 12 noon. 12 कौन सी, PM या AM? Noon. नून PM है ना, फाइन। वो आप कर देना एंड मेक इट श्योर कि जो आपके असाइनमेंट्स है शुड बी कंप्लीट इन ऑल द एस्पेक्ट्स। नंबर ऑफ सम्स भी, फार्मूला वगैरह भी लिखा हुआ कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही मैंने किया ना, सब ऐसा मत करके देना मेरे को सब मैंने इसको इनकम्प्लीट करना है। सम नंबर बुक वाले डाल के देने हैं, 1 2 3 डाल देंगे, सिलेक्टिव सम है ना वहाँ पे, नहीं तो मैंने इनकम्प्लीट कर देना, मैं नहीं मिला पाऊंगा ना ऐसे। सम नंबर जो बुक में है वो वाले डाल के देने हैं आपको, ठीक है, और आपका नेम वगैरह वहाँ लिखा होना चाहिए। फाइन, चलिए, शुड आई एंड द मीटिंग?